नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पीएम मोदी का नागपुर दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल पहली बार नागपुर में आरएसएस के दफ्तर जाएंगे कोई प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 30 मार्च को नागपुर में एक साथ मंच पर दिखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ था। नागपुर में ये पीएम मोदी और मोहन भागवत का पहला संयुक्त कार्यक्रम होगा। दोनों दिग्गजों के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी साल संघ की स्थापना के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार के एजेंडे में 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना शामिल है, जिसमें संघ की विचारधारा की अहम भूमिका रहेगी, जिसके चलते पीएम मोदी का ये नागपुर दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने के अंत में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने की उम्मीद है। पीएम मोदी के इस दौरे पर राजनीतिक हलकों में कड़ी नजर है। उनकी यात्रा 30 मार्च को निर्धारित है। इसी दिन गुड़ी पड़वा भी है और पीएम मोदी नागपुर में आरएसएस समर्थित पहल माधव नेत्र अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। उद्घाटन समारोह में मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे, जो 2014 के बाद तीसरा और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहला मौका हो सकता है। कार्यक्रम के बाद मोदी के नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस मुख्यालय जाने की संभावना है। ये पहली बार होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वजह है इसका समय, जगह और पीएम का नागपुर दौरा। ये मुलाकात बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों के साथ हो रही है। नया अध्यक्ष अप्रैल के पहले हफ्ते तक चुना जा सकता है। पार्टी 18 अप्रैल को बेंगलुरु में राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर सकती है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव पर मुहर लगेगी। आरएसएस की हमेशा से पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में बड़ी भूमिका रही है। 11 साल बाद ये राजनीतिक मुलाकात कई मायनों में खास है। 2014 के बाद पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये तीसरी और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक तौर पर मुलाकात वाला ये पहला कार्यक्रम होगा। ये पहला मौका होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय में जा रहा हो। अप्रैल 2023 में भी मोदी और भागवत की ऐसी ही मुलाकात होनी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कारण प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया था। हाल ही में एक पॉडकास्ट में संघ को लेकर पूछे गए सवाल पर मोदी का कहना था, मेरा सौभाग्य रहा है कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे जीवन के संस्कार मिले। संघ से टकराव वाले माहौल और बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुने जाने से पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागपुर फिलहाल हिंसा, आगजनी और उपद्रव को लेकर चर्चा में है। मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सका है। संघ और बीजेपी के बीच टकराव की नौबत मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान के बाद आई, जब वो पार्टी को चुनाव जीतने के लिए हर तरह से सक्षम बता बैठे। इस साल संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरा करने जा रहा है। बैठक में ही संघ की शताब्दी वर्ष की कार्य योजना पर भी खास चर्चा होनी है। एक्शन प्लान तैयार किया जाना है। जनसंख्या नीति और धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के बाद देश में हुए विधानसभा चुनावों में संघ नेतृत्व और कार्यकर्ता पहले की ही तरह सक्रिय देखे गए। जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी कम ही संभावना थी और झारखंड में बात नहीं बन सकी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव आते आते तो संघ की कोशिशों ने हवा का रुख ही बदल दिया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के एजेंडे में 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना शामिल है, जिसमें संघ की विचारधारा की अहम भूमिका रहेगी और पीएम मोदी का ये नागपुर दौरा उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में मोदी भागवत की मुलाकात कितना डालेगी प्रभाव, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, मुलाकात एक बहाना हो सकती है, लेकिन रिश्तों का जो ताना बाना है वो पुराना है। कुछ टकराव, कुछ मतभेद बीच में हुए। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में बहुत अच्छा नहीं है। इलेक्शन जब लोकसभा के हुए थे उस टाइम पे जेपी नड्डा का एक बयान था जिसकी वजह से काफी डिस्प्यूट की खबरें आ रही थी। लेकिन ये बात सच है, पहली बार ऐसा होगा कि किसी देश में प्रधानमंत्री आरएसएस में एंट्री लेंगे, आरएसएस के जो कार्यालय है वहां जाएंगे। वो ये अपने आप एक पहला बड़ा मौके जैसा है। जाहिर तौर पर कई मायने में ये बैठक खास होगी। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें भी आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि विचारधारा को समझिए आप। तो ये पूरी चीजें इस वक्त नागपुर में क्या कुछ चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करें तो ये बैठक, ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। सीधे चर्चा पर भी चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं इंजीनियर दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले गौरव जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी रखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। गौरव जी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि पहला मौका है जब कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से आरएसएस के कार्यालय में पहुंचेंगे। वो बैठक खास होगी, वहां पे कुछ प्रोग्राम भी हैं जिसमें वो शामिल होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक है, लेकिन एक लंबा समय होगा मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए भी, क्योंकि राम मंदिर की जब तमाम तस्वीरें हमने देखी थी तब हमने जरूर देखा, उसके बाद एक लंबा वक्त हो गया। फिर कुछ ऐसी खबरें आई कि डिस्प्यूट हुआ लोकसभा में जब पार्टी अपने आप को सक्षम बता रही थी। तो जो एक विचारधारा है, जो समय समय पर सुझाव मिलते आए हैं, देखिए वो किसी से छिपे नहीं हैं। तो इस बैठक के मायने, इस मुलाकात के लिए नागपुर का खास तौर पर दौरा किस तरह से खास और महत्वपूर्ण है? पूर्ण है, ये 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर रहा है संघ, और बड़े संघर्षों के साथ पूर्ण कर रहा है। तमाम उतार चढ़ाव देखते हुए पूर्ण कर रहा है, और वो भी तब संघ की बुनियाद से, संघ के गर्भ से निकला हुआ एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है और प्रधानमंत्री बनता है। और जब उनकी यात्रा संघ के कार्यालय में होती है, मुख्यालय में होती है, तो निश्चित रूप से वो बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से उस परिस्थिति में जबकि प्रधानमंत्री जी ने 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य रखा है, पंच प्रण की बात की है, तो मुझे लगता है कि वो सारे विषय जो भविष्य में एक चुनौती के रूप में भारत के सामने खड़े हैं, उनके विषय में जरूर कोई ना कोई दिशा निर्देश और कोई ना कोई एक रोड मैप तैयार होगा। वहीं बहुत सारे ऐसे विषय जो संघ लेकर के चलता था, ऐसा लगता था कि कभी इसकी समाप्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो संदिग्ध दिखता था। ऐसे बहुत सारे लक्ष्य इस सरकार ने पूर्ण किए हैं। और 10-11 वर्ष का ये जो कार्यकाल है, जो एक कयास लगाया जाता है कि संघ में और भाजपा में कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं है, या इस तरह की बात जो की जाती है, मुझे लगता है ये कुछ उसी तरह का विरोधाभास है। जैसे समुद्र के जल में और उसी समुद्र के एक बूंद के जल में मूल तत्व में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों समान ही होते हैं। और विचारधारा जब मूल हो तो कार्यशैली सबकी अलग अलग हो सकती है। तमाम सारे अनुसांगिक संगठन हैं, उन अनुसांगिक संगठनों के कार्यक्षेत्र अलग हैं और सब अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। तो उसमें विरोधाभास खोजना एक नैरेटिव वार का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष करता भी रहता है और मीडिया में भी ये सब बातें आती रहती हैं, लेकिन उसको सत्यता से परे एक ब्रॉडर विजन के साथ प्रधानमंत्री जी संघ के साथ मिलेंगे, और जो भविष्य में आने वाले 100 वर्ष की जो चुनौतियां हैं भारत के सामने, और विशेषकर देश का जो मूल सनातन समाज है, हिंदू समाज है, और जो कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए देश का पूरे विश्व के परिदृश्य में, उन विषयों पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि भारत अब दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां पर भारत के द्वारा निकली हुई कोई बात दुनिया के तमाम ताकतवर देश स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन चुनौतियों का समाधान अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वन अर्थ, वन सूर्य की, वन सोलर एनर्जी की अगर परिकल्पना भारत देता है, वन अर्थ वन ग्रिड की अगर बात करता है, तो कहीं ना कहीं विविधताओं में फैले हुए विश्व के बदलाव में कहीं ना कहीं एकता की बात करता है।
तो मुझे लगता है कि संघ का जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक है, और भारत की सरकार का भी जो दृष्टिकोण है, जो कार्यशैली है, चाहे वो कोरोना काल में रही हो, वो हमारे संघ के मूल विचारधारा से ही मेल खाता है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इस मुलाकात को बहुत सार्थक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, और इसको एक प्रकार से जो नैरेटिव विपक्षियों के द्वारा खड़ा किया जाता है कि ये विरोधाभास है, नड्डा जी ने ऐसा कह दिया, नड्डा जी ने कह दिया हमको संघ की जरूरत नहीं है, ये मुझे लगता है कि वो मिस इंटरप्रिटेशन की तरह उनके बयानों को लेने का, एक तरह से नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास विपक्ष ने किया था। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आपको मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि इस मंथन से बहुत अच्छी चीजें निकलेंगी, जिससे देश और कई कदम आगे बढ़ेगा और देश के अंदर जो आंतरिक चुनौतियां हैं उनसे भी निपटने में एक ब्रॉडर विजन, एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी राखी जी। शिवानंद जी, आपसे मैं सवाल करूंगी क्योंकि बीजेपी आरएसएस या पीएम मोदी के दौरे तक ये बात नहीं है, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत होनी है, और ये भी सच बात है जिस तरह से विचारधारा है उससे 2047 का जो संकल्प होगा उसमें आरएसएस की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि यदि देश के लिए कुछ अच्छा मैसेज देना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो समय समय पर इस तरह के मैसेजेस आते रहे हैं। मोहन भागवत खुद भी अपने स्टेटमेंट जारी करते रहे हैं, लेकिन ये बात है कि पहली बार किसी पीएम की संघ के मुख्यालय में एंट्री और उनका नागपुर दौरा, वहां जाकर, इसे आप कैसे समझते हैं या कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर आ रहे, आप बता रहे कि नागपुर में अभी जो दंगे हुए उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे नरेंद्र मोदी जी? वो क्यों नहीं पूछते देवेंद्र फडणवीस जी को? इसका पूरा जिम्मेदारी, जहां नागपुर शहर इतना शांतिपूर्वक शहर था, वहां हिंदू मुस्लिम करने का कोई जरूरत नहीं था। अभी मोदी साहब अभी आके ऐसा कौन सा चेंजेस होने वाले, मेरे को नहीं लगता है। दूसरी बात, इन्होंने 1,000 करोड़ का आरएसएस का कार्यालय दिल्ली में बनाया है। अगर मीटिंग लेना है तो वो दिल्ली में भी ले सकते हैं, लेकिन आरएसएस बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। जो नड्डा जी ने बोला है, नड्डा जी का हिम्मत नहीं आरएसएस के अगेंस्ट इतना बात करने का। उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी, उसके पीछे अमित शाह जी है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी नागपुर आके ऐसा कौन सा मेरे को नहीं लगता बहुत कुछ चेंजेस होगा। हाँ, इतना मेरे भी कुछ जानकारी से कि नरेंद्र मोदी जी को आने वाले दिन में मोदी जी को चेंजेस करने का वो चल रहा है, और प्रेसिडेंट का भी उनमें जो उनका जो चर्चा चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का प्रेसिडेंट, ये दोनों भी एक साथ चेंजेस एक साथ होने का अंदाजा है। दूसरी बात, मोहन भागवत जी को ये खुद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलकर मोहन भागवत जी को ही चेंज करने का कोशिश कर रहे थे। तो मेरे को नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र, हरियाणा हो या दिल्ली हो, कि आरएसएस ने दिखाया ऐसा माहौल दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग लड़ने की वजह से बीजेपी दिल्ली में चुन के आया है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के बीजेपी आरएसएस केजरीवाल को छुड़ा के केजरीवाल को कांग्रेस के अगेंस्ट हरियाणा में सीट खड़ा किया। वहां सिर्फ 4.5% से ही हम हारे हैं, बाकी इतना बहुत कुछ काम किया ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, आरएसएस बीजेपी कर्नाटका में इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने आरएसएस का जो मीटिंग हुआ था उधर नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे थे, कर्नाटका। दूसरी बात, आरएसएस का नीति क्या है? अयोध्या में राम तो सिखाया इनको सबक, ऐसा कौन सा बीजेपी इन्होंने कब्रिस्तान का इस तरह से शांतिपूर्ण की बात करो, महंगाई की बात करो, महंगाई चरम पर है। इन्होंने क्या किया है? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईवीएम और लोगों को डराना धमकाना, 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया है? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब को मैं पूछना चाहता हूं, अगर अच्छा काम किया
ठीक है। आप लोगों ने उन्होंने आगे आया, शिवानंद जी। शरद पवार का गुट तोड़ा, उसके बाद जी ठीक है जी शिवानंद राखी जी, और मैं- और मैं वापस आऊंगी। मुख्य रूप से अभी हम नागपुर के दौरे को लेकर खास क्या है उस पर क्योंकि बात कर रहे थे, और भी पॉइंट्स आएंगे। एक बार सबकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से, मैं वापस आती हूँ। दिनेश उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मुस्लिम हाँ, क्योंकि आप तो एक आरएसएस विचारक ही हैं, मुझे बताइए नागपुर दौरा जो है, और इस लिहाज से कि पहली बार किसी देश में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो संघ के मुख्यालय में उनकी एंट्री होगी, अपने आप पे खास है। इस साल कहा जा रहा है 100 साल भी जो आरएसएस है, जो संघ है, अपने पूरे करने जा रहा है, शताब्दी वर्ष मनाएगा। जाहिर तौर पर ये नागपुर में इस वक्त जो स्थिति परिस्थिति बनी है उस परिप्रेक्ष्य में भी सवाल उठना लाजमी था कि पीएम मोदी जी का वहां दौरा खास तौर पर किस मायने में खास माने, ये मुझे लगता है बेहतर आप बता पाएंगे। को इस बात का आभास है, पता भी है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक के रूप में जीवन उनका रहा है। संघ प्रवेश किया, फिर प्रचारक रहे, संगठन मंत्री रहे, और वहीं से फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और राजनीतिक दल में कार्य किया है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र हित में सेवा करने का मौका मिला, और संघ कार्यालय राष्ट्र की निगाह में है। आप भी कह रही हैं राखी जी, और मेरे मित्र भी कह रहे हैं, लेकिन वो स्वयं सेवक का घर है। अपने घर में आना, अपने घर में जाना, इसके कोई राजनीतिक चिंतन का बहुत ज्यादा वो मतलब निकालना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि संघ सिर्फ मानव निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, वसुधैव कुटुंबकम, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, आदर्श संस्कारी परिवार, कुटुंब प्रबोधन, इस तरह के कार्य का एक विचार रहता है। राजनीतिक दल में कार्य करने वाले जितने भी अपने मित्र हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या अन्य दल है, संघ कभी उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, कौन मंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेंगे, किस स्टेट में क्या प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, वो जो पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी वो तय करती है अपना मिल बैठ के, सब उनका संगठनात्मक ढांचा है। आरएसएस कार्यालय के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही नहीं, भारत के सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है। आपके ध्यान होगा पूर्व राष्ट्रपति मान लिया वो कांग्रेस के जो अपने नेता थे प्रणब मुखर्जी जी, वो भी संघ कार्यालय गए थे। आपको याद होगा राखी जी कि प्रणब मुखर्जी भी संघ कार्यालय गए थे। तो इसलिए संघ कार्यालय तो पूरे राष्ट्र का है, सबका वहां स्वागत है। कभी भी आए, कभी भी जाए, बातचीत करें, मिलना चिलना, सुख दुख के बारे में तय करना, जो एक वहाँ परंपरा में कहूंगा परंपरा है। और सिर्फ संघ कार्यालय नहीं, कहीं भी राष्ट्र में बैठ करके बातचीत करना। अभी हमारी गोष्ठी चल रही है, 3 दिवसीय गोष्ठी है, वो सारा का सारा रहता है। और मेरे जो मित्र राजनीतिक दल में कार्य करते हैं उनके विचार है, कुछ भी कह सकते हैं, अच्छी बात है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, जो अच्छा लगे कहें। लेकिन संघ मात्र एक सामाजिक संगठन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, समाज सेवा के अलावा कोई कार्य संघ नहीं करता। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। दिनेश शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश शर्मा जी, कुमार राकेश जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, कुमार राकेश जी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। दिनेश जी, दिनेश शर्मा जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ दिनेश जी, 2 दिग्गजों की बैठक के मायने क्या, या मैं यूं कहूं कि मोदी भागवत की मुलाकात कितना डालेगी प्रभाव, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे देखने वाली बात है कि संघ जो है वो उसमें भी जो दिग्गज मोहन भागवत जी बैठे हुए हैं, जो एक ऐसा संगठन है जो बिना रजिस्टर्ड संगठन है, उसके बाद भी पूरे देश में और पूरे विश्व में उसका नाम है, चर्चा है। और हमारे माननीय प्रधान दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज
सर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे समय बहुत ज्यादा ही चला जाएगा। ठीक है, वापस आने की कोशिश करूंगी मैं दोबारा से बहुत जल्द। गौरव जी, बहुत सारी बात कांग्रेस जो अभी कह रही थी, ठीक है विपक्ष है, उनका अधिकार है बातें उठाना, सवाल उठाना, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है बहुत कुछ बदलने का प्रयास है, बहुत कुछ बदलने की कोशिश है। मतलब क्योंकि ये मुलाकात हो सकती है एक बाद में, अब जैसे कि दिनेश उपाध्याय जी कह रहे थे उनका घर जैसा है, हमेशा उसके प्रचारक के रूप में वो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जा सकते हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न है कि इस वक्त पे भारतीय जनता पार्टी को एक नए अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं, और मैं अध्यक्ष तक तो एग्री थी, नया प्राइम मिनिस्टर, मैं अध्यक्ष तक तो एग्री थी, लेकिन शिवानंद जी ने तो नए प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, तो मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी सर, क्योंकि मुझे ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं दिखता कि कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर ढूंढेगा कौन, मैं तो ये सोच रही हूं अभी। गौरव जी, कोई ऐसी उम्मीद आपको दिखती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनेंगे, उनका तो चेहरा नाम सामने आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ख्याली पुलाव पकाती रहे अपने तरीके से, जो खुद हाइबरनेशन में है, जो पार्टी जिसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है, जिसने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक दिए हैं, जो मुस्लिम राजनीति के आगे पूरी तरह से नतमस्तक देश में दिखाई देती है, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो संघ पर क्या एक सकारात्मक टिप्पणी करेंगे? उस संघ को जिसको इन्होंने कई बार प्रतिबंधित करने का काम किया, वो संघ जिसने देश में, देखिए आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आपका टर्म आएगा तो बोलिएगा, आपको भी मैं सुनूंगा पूरी तरह से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरीके से बहस पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, संघ का अपना एक विराट स्वरूप है, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संघ काम करता है, और उसके अनुषंगिक संगठन के एक राजनीतिक विंग के रूप में बीजेपी काम करती है। और सही कहा उपाध्याय जी ने, जिस तरह से संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है पार्टी के आंतरिक क्रियाकलाप में, यह भी बात सही है कि उसी का यह अनुषंगिक संगठन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक लोकतांत्रिक पार्टी है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर कोई दल पूरे दुनिया में चरितार्थ करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। और स्वाभाविक है कि जब राजनीतिक पार्टी किसी का अनुषंगिक संगठन हो तो स्वाभाविक है कि वो हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक पार्टी हो, और वो भी सत्तासीन हो, तो निश्चित रूप से वो सभी चीजों को प्रभावित करता है। तो उसका एक रोडमैप तैयार करना, भविष्य की योजना तैयार करना, निश्चित रूप से उसमें जरूर कुछ ना कुछ चर्चाएं होंगी, आगे का रोडमैप तैयार होगा। मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस के लिए अपनी संभावनाओं को तलाशने का, देखने का कोई अवसर नहीं है। और सही कहा, डॉक्टर अंबेडकर साहब गए थे, प्रणव दा गए थे, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता भी जाते आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सारे हथियार डाल दिए हैं कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण के आगे, इसलिए उन्हें देश का रचनात्मक विकास, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता, केवल डिस्ट्रक्टिव दिखाई देता। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है। अब तक लोकतंत्र का ठीकरा ये फोड़ते रहे, दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के यहाँ भीख मांगते रहे कि आओ भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, बचा लो बचा लो। इनके एक नेता पाकिस्तान में जाकर के भीख मांगते रहे कि उनको हटाओ हमको लाओ। तो अब इनकी दशा इतनी दयनीय हो गई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, अगला प्रधानमंत्री को होगा, वो इनको सपने में आने लगे हैं, सपने में इनको पता लगने लगा है कि कौन बनने वाला है। इस तरीके से बिना बताए ठोक के भी आए, बिना बताए 18 जेट फाइटर गए और बालाकोट में स्ट्राइक करके आए, पुलवामा हिंदू मुस्लिम उरी अटैक करके आए। इसलिए अभिनंदन को सकुशल वापसी लेकर के आए। आप हमारे 54 सैनिकों को नहीं ला सके थे, उनका पता नहीं चला, और एक अभिनंदन को लेने वाला पाकिस्तान घुटने के बल वापस किया। ठीक है, चलिए विषय पर रहेंगे हम नागपुर और इस दौरे को किस तरह से देखा जाए उसकी बात कर रहे हैं। पुलवामा पे मत जाइए, फिर बैठेंगे हम किसी और विषय पर केंद्रित रहिए प्लीज। ठीक है गौरव जी, शिवानंद जी प्लीज, राहुल गांधी वियतनाम किस लिए 3 बार चले गए, वो क्यों गए, उसका जवाब दीजिए, उसका स्पष्टीकरण दीजिए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या समझौता किया था, कौन कहां कितनी बार गया, ये चर्चा का विषय नहीं है। मोदी जी नागपुर जा रहे हैं, वो अहम दौरा, खास बैठक के क्या मायने, हम उस पर बात कर रहे हैं। प्लीज 1 मिनट रुकिए शिवानंद जी, 1 सेकंड रुकिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दोबारा से जुड़े, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद शिवानंद जी मैं आप ही को समय दूंगी। 1 सेकंड रुकिएगा। दिनेश शर्मा जी सुन पा रहे हैं? मेरा प्रश्न आपने सुना होगा सर, प्लीज आप आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल, सॉरी उसके लिए कि बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी।
मेरा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के मुखिया हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का पूरे विश्व में। और संघ भी एक ऐसा संगठन है जो सोचिए बिना रजिस्टर्ड संगठन जो विश्व विख्यात हो चुका है। पूरे देश में उसके अलग अलग घटक हैं, पूरे देश में कार्यकर्ता या जो भी कार्य कर रहे हैं, और जो बिना रजिस्टर्ड संस्था, यदि बिना रजिस्टर्ड संस्था इतनी बड़े मायने में कुछ कदम रख रही है और दो बड़े दिग्गज आपस में मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई अच्छी बात आने वाली है, बड़ी बात आने वाली है। इसमें कोई वो नहीं, इसमें विश्व का एक खाली हमारे देश का चिंतन का विषय नहीं है, इसमें विश्व भी चिंतन कर रहा होगा कि दो बड़े दिग्गज आपस में मिलने जा रहे हैं और कुछ न कुछ बड़ी चीज आने वाली है, क्योंकि दोनों दूरदर्शी हैं। मोहन भागवत जी भी, माननीय मोहन भागवत जी भी दूरदर्शी हैं जो एक बड़ी चीज को लेके चल रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमारे भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं, और लगभग लोग आज की डेट में हमारे देश की चीजों को मानने भी लगे हैं। नमस्ते, जो हमारा नमस्ते शब्द है पूरे विश्व के लोग आज की डेट में करना शुरू कर चुके हैं, अपना चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को पहली बार इतना अच्छे रूप में जो हमारा पहले भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु बनने जा रहा है। और आज की डेट में अमेरिका भी हमारे भारत को लेकर चलने की उसमें चल रहा है। चाइना या दूसरे देशों को खारिज कर देता है, पर भारत को खारिज करने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसमें हमारा नेतृत्व अच्छा है, प्रधानमंत्री जी को बोला जाएगा, इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को ही जाएगा। तो दो दिग्गज यदि आपस में मिल रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छी बात आने वाली है, बड़ी बात आने वाली है। जी ठीक है। हाँ शिवानंद जी बोलिए अब। अरे बात बोल महाराज, देखिए अभी मेरे मित्र पूरा विश्व में ये विश्व गुरु है। क्या विश्व गुरु है? विश्व गुरु के सामने ही अमेरिकी से जहाज भर भर के जंजीरा डाल के लेके आ रहे। अभी भी कहाँ विश्व गुरु है? कौन सा युवा युवती को मैसेज देना चाहते हैं भाई? तो क्या आरती उतारे क्या जो फर्जी तरीके से गए थे? नहीं, जो फर्जी तरीके से गए थे उनकी आरती उतारा जाएगा? उल्टा गलत तरीके से किसी देश में जाएंगे तो क्या उनको माला पहनाया जाएगा? के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। नहीं मैं अरे सही सलामत आ गए, वो भी मोदी जी की देन है। नहीं मोहन भागवत जी का पैर पड़ने के लिए आ रहे हैं। मोहन भागवत जी का जो बहुत बड़ा कांड चल रहा है, मोहन भागवत आप लोग तो कबूतरबाजी को लाइसेंस दे ही रखे थे। आप लोगों ने तो दे ही रखा था कबूतरबाजी को लाइसेंस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन के निकाल रही है बीजेपी का घुसपैठियों को। कोई लेना देना नहीं है। ये विश्व गुरु बोल रहे हैं। मैं आपसे आप बात करते समय मैंने कुछ नहीं बोला, रख कीजिए, मेरे को बोलने दो। बोलिए बोलिए। बीजेपी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजपुरोहित बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी छत्रपति शिवाजी वंशज है। क्या बात कर रहे हैं? 2002 का गोधराकांड भूल गया? हाँ क्या अमेरिका देखिए, इनको शपथ विधि को राष्ट्रपति बुलाए नहीं, अपमान हुआ पूरा देश का। वहां का ट्रम्प ने बोल दिया मैं मोदी साहब को पैसा दिया सरकार अस्थिर करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? गोलवलकर उस टाइम 1962 से लेके आज तक गोलवलकर वो कोई भी सरकार अस्थिर करना, नरेंद्र मोदी और बीजेपी। अभी आने वाले दिन बीजेपी और आरएसएस का दिन खत्म हो गया। जिस दिन आप ने कहा था उस दिन आरएसएस बीजेपी खत्म, बीजेपी खत्म, नरेंद्र मोदी जी खत्म। अरे कांग्रेस पार्टी डायलिसिस पे चल रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, अभी मेरी बात सुनिए, आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहिए, लेकिन एक मूल प्रश्न को समझना जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? शिवानंद जी एक मूल प्रश्न यहाँ पर ये है, 2014 के बाद से पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये तीसरी, समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ, ये तीसरी और 24 के लोकसभा के बाद सार्वजनिक तौर पर मुलाकात जो है उसका ये पहला कार्यक्रम। इतनी कम मुलाकात है, इतनी कम मुलाकात के बाद, इतने लंबे गैप के बाद यदि मिल रही है तो फिर वो एक चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी एक जुड़ाव है, उसको कोई नहीं टाल रहा। कुछ ऐसी चीजें आई थी और ये बात सच है, आज तक जितने इलेक्शंस निकले हैं प्रभाव तो पड़ा है सर। कोई कुछ भी बोले, ये आप कहीं से भी देख लीजिए, उसका इम्पैक्ट तो पड़ा है। राखी जी, नरेंद्र मोदी सर को एक क्वेश्चन है, बीजेपी को पूछना चाहता हूं मैं कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर चल रहे हैं, नागपुर क्यों आ रहे हैं मोदी साहब? मणिपुर जाके आ जाइए। नागपुर में तो दंगल हो गया, उस बारे में नरेंद्र मोदी साहब एक शब्द नहीं बोला, एक वर्ड्स नहीं बोला। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी सर ने नहीं बोला। क्या बात है? मोहन भागवत सर ने क्या बोला? हाँ मस्जिद, एक महाराष्ट्र के मिनिस्टर बोलता है मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कौन सा बात है? कौन सा कानून है? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है?
कौन सा संविधान में लिखा है? क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी पहला मणिपुर जाइए, संभल जाइए, हाथरस जाइए, ये जो बोलना चाहता हूं, ये मोदी साहब को चेंज कर दीजिए। कोई अच्छा क्वालिफाइड आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका भी इंसल्ट हो गया, इधर श्रीलंका से रिश्ता खराब कर दिया, बांग्लादेश से रिश्ता खराब कर दिया, इधर इनसे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आप अच्छा शिवानंद जी, आपको क्या लगता है, मोदी जी नागपुर क्यों जा रहे हैं? कर दिया। आपको क्या लगता है मोदी जी नागपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद का बदलाव हो सकता है ऐसा? देखिए, नहीं, देखिए, मेरे पास जो जानकारी, मेरे भी रिलेटिव आरएसएस में है, मेरे भी बहुत क्लोज रिलेटिव मेरे आरएसएस में है। वहां से मैसेज है कि मोदी साहब डरे हुए हैं, बीजेपी डरे हुए हैं। 10 साल इन्होंने जो कांड किया है, कल अगर सरकार पलट दिया, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने अगर सपोर्ट निकाल दिया या एकनाथ शिंदे जी, तो कल जो होगा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मोहन भागवत जी के पैर पड़ने के लिए मोदी साहब आ रहे हैं। और मैं लिख के देता हूं, और प्राइम मिनिस्टर 100% चेंज होगा ये 2 महीने के अंदर, और आने वाले 20 अप्रैल को नया प्रेसिडेंट बन रहे हैं। वो भी आरएसएस के बिना कुछ भी नहीं होता है। खुद मोहन भागवत जी ने अभी जो स्टैंड लिया, आरएसएस अलर्ट हुआ है, तभी तो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो, ये लोकसभा में बीजेपी हारा हुआ था। मैं लिख के देता हूं, इन्होंने संविधान बदलने के लिए कभी भी मैं आरएसएस का कभी नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस को बंदी डालने का प्रयास किया था खुद। उनका स्टैच्यू नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। चलिए, मैं क्योंकि सभी लोग जब अपनी बात रखते हैं उनकी हर बात का सम्मान करते हैं, सबके अपने मत हो सकते हैं, लेकिन एक कंक्लूजन निकले, मैं बस उस तरह से इस चर्चा को ले जाने की कोशिश कर रही थी। दिनेश उपाध्याय जी कोई बना के ऐसा कौन सा युवा युवती को मैसेज दे रहे हैं? ठीक है दिनेश उपाध्याय जी, क्योंकि ये बैठक है, कुछ कार्यक्रम भी है वहां पर, और बहुत सारे 2047 की बात भी आ रही है कि एक विचार जो है आरएसएस के बिना, संघ के बिना, उसकी विचारधारा के बिना शायद ऐसे पूरा नहीं होगा, और इसीलिए वो सुझाव पीएम मोदी ले सकते हैं क्योंकि लगातार वो जुड़े भी रहे हैं। क्या इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर खास एक बैठक हो सकती है? ये बैठकें होंगी या इसके पीछे कोई और बात भी है, कोई और मकसद भी है? मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करिए, क्योंकि जिस तरह से बातें आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ भारत सभी का है, सिर्फ एक दल या कोई एक संगठन इस बात का कहे कि नहीं भारत मेरा है, ये भारत सभी का है, बराबर के अधिकार हैं। और 2047 विकसित भारत का एक विषय राष्ट्र के सामने आया है, वो होना ही चाहिए। संघ का भी शताब्दी वर्ष है, वो हम लोग अपने हिसाब से एक राष्ट्र के अंदर कुछ नए प्रकल्प के और अच्छी तरह से कार्य करे, वो कर रहे हैं। लेकिन जब भी कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के पास कोई बात पूछने के लिए, कहने के लिए या सलाह लेने के लिए किसी के घर में जाता है तो उससे बातचीत होती है। आपके भी घर में राखी जी या मेरे मित्र जो राजनीतिक दल में है या गैर राजनीतिक दल में कहीं भी कोई किसी काम के लिए जाता है या बिना काम के भी जाता है तो बातचीत तो होती है और फिर सलाह भी दी जाती है। तो एक परंपरा है राष्ट्र की, इसके जितना ही चिंतन आप कर रहे हैं ना जी, वो बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये एक साधारण मुलाकात है, आना जाना लगा रहता है और एक दूसरे के पास जाके बातचीत तो होंगी, सुख की दुख की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग कैसे खा पी सकते हैं, कैसे कपड़े कर सकते हैं, कैसे अपनी भाषा हो सकती है, कैसे राष्ट्र तरक्की कर सकता है, क्या हमारी आयुर्वेद के बारे में चर्चा हो सकती है। योगा डे हम लोगों ने दिया है, वो पूरी दुनिया ने मनाया है। अभी विश्व गुरु की चर्चा हुई, विश्व गुरु की परिभाषा क्या है? योगा डे आयुष मंत्रालय ने दिया, पूरी दुनिया योगा डे मनाती है। नेचुरोपैथी डे दिया है, पूरे सभी लोग मना रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने काढ़ा बनाया था, वो काढ़ा वर्ल्ड के सभी कंट्री में गया, सबने काढ़ा पिया है, क्योंकि उस दौरान सभी चिकित्सा पद्धति पूरी तरह से फेल हो गई थी, तो भारत का उसमें नाम हुआ। ये जीत भारत की थी, ये जीत राष्ट्र की थी, ये हमारी संस्कृति की थी, ये हमारी औषधियों की थी, वनौषधियों की थी, ये सभी की जीत थी। हमने कभी इस बात को नहीं कहा किसी एक संगठन की जीत थी या ये सरकार की जीत थी, वो भारत की जीत थी, परंपराओं की जीत थी। इसलिए बड़ा दिल करके कई बार होता क्या है
कि मैं किसी एक शिवानंद जी, व्यक्ति का एक विरोध करते करते देश का विरोध करने लगता हूँ, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप किसी एक राजनीतिक दल का या किसी एक जो जनप्रतिनिधि है उनका विरोध करें, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन अमर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति का विरोध तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र का विरोध नहीं करना चाहिए। भारत ने जो तरक्की की है वो बहुत ज्यादा हुई है पूरे विश्व के अंदर, उसका नाम गया है। कोरोना काल के अंदर जो राष्ट्र ने, जो भारत ने कार्य किया है, वैक्सीन भी भेजी है, तो वो भारत की जीत थी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर किसी और की सरकार होती, वो अच्छे काम करते तो भारत का नाम होता जी। लेकिन सरकार किसी की भी हो, भारत का नागरिक तो है, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। जितने लोग आज मंच के ऊपर बैठे हैं, टीवी चैनल के ऊपर, सभी लोग भारत के नागरिक हैं। आपस में राजनीतिक दलों को एक दूसरे की बात कहने में कोई गुरेज नहीं कहना चाहिए, लेकिन राष्ट्र का विरोध करने से बचें। ये सबके लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, और सभी को राष्ट्र की तरक्की के लिए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति अगर 2 कदम रखता है तो उसके लिए हमें साथ देना चाहिए, आपस का विरोधाभास छोड़कर। बिल्कुल ठीक बात है। यही हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, सबको इस बात का साथ देना चाहिए। और सभी लोग अपने मित्र हैं, भाई भगनी जितने भी हैं, हम लोगों को कितना काम करना है स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। जो आज परिवार हमारे भारत के अंदर रहते हैं, रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी। बहन जी, आज भारत के परिवारों के अंदर रिश्तों की मर्यादाओं को दोबारा हम लोग मेंटेन करके रखें। माँ बाप, भाई बहन, चाची ताई, साले साला जी, एक दूसरे की मर्यादाएं होती थी, वही हमारी संपत्ति थी, वही हमारा कल्चर था। उन सबको हम मेंटेन करके रखेंगे तो फिर राष्ट्र गुरु या विश्व गुरु हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा इतनी मजबूत है। ठीक है, वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। कुमार राकेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? कुमार राकेश जी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मोदी जी जाएंगे नागपुर, कितनी महत्वपूर्ण होगी ये यात्रा, कैसे देखते हैं? क्या खास मायने इन 2 दिग्गजों की मुलाकात के, बैठकों के, कैसे आप इस दौरे को समझते? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि महत्वपूर्ण होगी, महत्वपूर्ण यात्रा तो है, उसमें कहीं को दो मत नहीं है। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री अभी कई अपने साक्षात्कार में भी और कई तरह की बातचीत में भी और कई इंटरव्यू में भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वो स्वयं सेवक थे, हैं और रहेंगे। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं विशाल सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। तो उसका सदस्य होना किसी के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है और कोई ऐसी पाप या कोई अपराध वाला बात नहीं है, जो कि विरोधी लोग उसको प्रतिपादित करने की कोशिश करते रहते हैं और सफल कोशिश करते रहते हैं। जहां तक भी बीच में जो भी चुनाव के दौरान जगत प्रकाश नड्डा जी का जो स्टेटमेंट आया, बयान आया, और जो बयान आया तो उसमें हमने जो भी कंफ्यूजन हुआ, जो उन्होंने कहा था कि संघ की जरूरत नहीं है और हम जो है खुद ही इतनी बड़े संगठन बीजेपी हो गई है, तो उस पे एक कंफ्यूजन आया, फिर उसको दूर करने की कोशिश की गई। तब से थोड़ा सा एक लोगों को लगा कि मन मुटाव जैसी स्थिति आ गई या ऐसा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी चीजें अब समाप्ति हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जाना, अभी हम कहेंगे कि स्वयं सेवक का जाना ज्यादा समीचीन होगा, तो एक अपने उनके घर जैसा है और ऐसा नहीं पहली बार जा रहे हैं, पहले भी कई बार गए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के नाते जा रहे हैं, एक बड़ा ऐतिहासिक कदम हम कह सकते हैं। और उसमें जो भी बातें होगी पर्सपेक्टिव समाज को लेकर के या संगठन को लेकर के या सरकार को लेकर के और बेहतरी को लेकर के, और जैसे कि 21 से 23 जो अभी चल रहा है, बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है, आज 21 है और 3 दिन चलेगी। उसके बाद फिर जो उसका आउटकम होगा, वहाँ 2 लोग बुलाए गए हैं, बी एल संतोषी संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आमंत्रित किए गए हैं। वो भी एक सदस्य होने के नाते, ना कि भाजपा और इसकी बात है। तो ये तमाम परिप्रेक्ष्य यदि हम देखें, एक अच्छा पर्सपेक्टिव वाली बात होगी, एक नया माहौल बनेगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मदद से भी और सरकार के लिए भी, आम जन के लिए
जिस तरह से आपने देखा बयान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का बयान आया औरंगजेब को लेकर की और प्रासंगिक है, उसको लेकर ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूंगा, संघ में भी और संघ के बाहर भी लोगों में कंफ्यूजन है कि संघ जो अपनी लाइन, जो अपनी मतलब एक सूत्रवाक लेके चला था, जो माननीय हेडगेवार जी ने कहा था कि इसी लाठी से हम मुसलमान को भगाएंगे, तो उसमें काफी परिवर्तन हुए हैं समय के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा मानना है कि उसमें क्यों है और कैसा हुआ है, तो उसको देखने और समझने की बात है। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से समाज के लिए कौन बेहतर हो सकता है, संघ का कार्य है वो सोचते रहती हैं और लोगों को एक मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में, समाज को मजबूत करने की धारा में कार्य करते रहते हैं। तो वो काफी परिवर्तन हुआ है। संघ में से जुड़े इंद्रेश जी हैं, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है, ईसाई मंच बनाया है। एक जो विस्तारवाद हम कह सकते हैं, विस्तारवाद के शैली में जो बातें आई है, वो भी लगता है चिंता और चिंतन कारण पुराने और नए का भी एक फर्क मुझे दिखने में आ रहा है। लेकिन यदि उसको देखें सार्वभौमिक तौर से और पूरे, तो लगता है कि एक सही कदम है देश के हिसाब से, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं स्वयं सेवक हूँ और उस धारा को समझता हूँ। और जो भी लोग हैं, जबकि याद हो 1977 में दो सदस्यीय के जो विधि विधान जो था और उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार चली गई थी, वो एक विवाद था। लेकिन समय की बात है, वो समय के हिसाब से वो मिटता चला गया और इसलिए तो ये इसके वजह से लगता है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और बेहतर होगा। इसलिए उसको ज्यादा इसमें अतिरेक या कोई विशेष, मुझे लगता है इसमें खबर ढूंढने जैसी स्थिति नहीं है, जहां तक मुझे लगता है कि बाकी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और संघ की शैली को सभी लोग जानते हैं। संघ को तो जितने विरोधी रहे हैं उन्होंने ही प्रेज किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो या इंदिरा गांधी हो, सबने समय समय पर राष्ट्रीय स्वयं सेवकों को प्रेज किया है, उनके गतिविधियों के, उनके कार्यशैली को, उनके राष्ट्रवाद के काम को, जो कि अनूठा संगठन है, जो कि विश्व में कहीं नहीं है और किसी धर्म में नहीं, किसी देश में नहीं, किसी कौम में नहीं। तो इसलिए सर्वजन हिताय सकल सुखाय वसुधैव कुटुंबकम, वास्तव में ये संघ जो है फलित करता है, चरितार्थ करता है। बिल्कुल ठीक बात है। दिनेश शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल, इसके बाद शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका जवाब लूंगी मैं। दिनेश शर्मा जी, एक बात जो कांग्रेस ने उठाई और ये बात सच है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है, जाहिर तौर पर इस वक्त जो दौरा हो रहा है ये भी कयास है। कयास क्या है, लगभग हो ही सकता है, कही जा रहा है, कांग्रेस ने तो खुलकर कह दिया कि ये मूल रूप से एक वो डिस्कशन वहां होना ही है। शायद वो नाम, वो डिस्कशन, वो एक जो सजेशन मोहन भागवत की तरफ से या संघ की तरफ से आएगी, उसी पर एक अगला नाम सामने रखा जाएगा। क्या ये बात भी बिल्कुल सच है? देखिए, इसमें कयास लगाया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि, मतलब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसे नहीं हो सकता या हो सकता है। ये उन लोग अंदरूनी बात है, ये सामने आएगी तब जब सामने कोई संघ का आदमी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तब सामने खुल के बात आएगी कि हाँ संघ का इसमें पैतरा था कि नहीं था, या माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बातचीत करने गए। अभी आज की डेट में हम ये बोल सकते हैं कि यदि दो दिग्गज मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी बात और कुछ बड़ी बात करने जा रहे हैं, इसमें देश का ही विकास होना है। रहा राजनीतिक गलियारियों की बात, तो सत्ता पक्ष बड़ाई करेगी, विपक्ष उसमें बुराई निकालेगी। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपना अपना रोजी रोटी सेकना है, तो अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। इनका काम ही है, क्योंकि इनको अपने पार्टी चलाना है, अपने पार्टी के हिसाब से सत्ता पक्ष की बुराई करना है और सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी पार्टी की बुराई करना है। परंतु यदि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के रूप में यदि जा रहे हैं, तो वो हमारे नेतृत्व करता है, हमारे देश के मुखिया हैं, और मोहन भागवत जी भी कहीं न कहीं संघ के एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जो एक पूरे विश्व में विख्यात है। तो दोनों का मिलना कहीं ना कहीं दूरदर्शिता को दिखाता है और कोई अच्छी चीज उभर के आएगी। गलत चीज तो कोई बड़े लोग करेंगे नहीं, ये क्लियर कट है। वो व्यक्तिगत बात तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं उसमें ऐसी बात सामने आएगी जिसमें देश में नाम हो, देश का आगे नाम हो, पूरे विश्व में नाम हो। कहीं ना कहीं उस चीज को ही लाने की कोशिश करेंगे। दो दिग्गजों का मिलन ही कहीं ना कहीं दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे शिवानंद जी, बोलिए। देखिए राखी जी, मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता साहब को पता नहीं है, आरएसएस और बीजेपी, अभी जो उपाध्याय सर ने जो बताया
मैं सैल्यूट हूँ, अच्छा बात किया। देश सर्वश्रेष्ठ है, हिंदुस्तान रिस्पेक्ट करता हूँ उपाध्याय सर ने जो बोला, लेकिन मोदी साहब वैसा नहीं है। संघ का विचार मोदी साहब अगर करता था ना, यह हालत नहीं होता था देश का। आज नंबर 1 पे देश था, आज 12 नंबर पे चले गए। मणिपुर जल रहे, हाथरस जल रहे, संभल देखिए, राम मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे, इसने का क्या जरूरत है? अभी उपाध्याय सर ने जो बताया सही बोला। यही सर, आरएसएस को मैं विनती करता हूं, बीजेपी जितने लोग हैं सबको ट्रेनिंग दीजिए। ये ट्रेनिंग नहीं है, आपका उधर नजरअंदाज होने के बाद ये सब फायदा हो रहा है। दूसरी बात, संघ का आरएसएस मोहन भागवत जी का और संघ का विचार ये है, संजय जोशी को प्रेसिडेंट बनना चाहता है। संजय जोशी अगर प्रेसिडेंट बन गया, मोदी और अमित शाह फिनिश। अगर दम है तो संजय जोशी को प्रेसिडेंट बनने का आरएसएस का विचारधारा से आप देखिए, आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी साहब को चेंज करेंगे, बीजेपी का नया अध्यक्ष आएगा, आपस में तोड़फोड़ होगा। उस टाइम नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे जी, पासवान जी, ऐसे बहुत सारे छुपे हुए जो है वो सब उभर के ऊपर आ जाएगा। खुद नितिन गडकरी जी का भी ये लोगों ने इंसल्ट किया, महाराष्ट्रियन आदमी का। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर कर्म भूमि में नितिन गडकरी जैसे मिनिस्टर, एक सच्चा इंसान को भी उन्होंने अपमानित किया, इंसल्ट किया, उनको कमेटी से बाहर निकाला। ये चलेगा? ये सब ठीक नहीं। आरएसएस बीजेपी में ये क्या अगर मिलना है तो मोहन भागवत जी जाके मोदी साहब को उधर दिल्ली में मिल सकते हैं। मोहन भागवत जी दिल्ली हमेशा आते हैं। अभी दिल्ली में बहुत बड़ा आरएसएस का कार्यालय बना है। मैं मानता हूँ उपाध्याय सर ने एक बहुत अच्छा बात किया। कुमार राकेश जी ने भी बोला कि देखिए, मेरा कहना ये नहीं है, आरएसएस का विचार लेके अगर चलता था नरेंद्र मोदी जी, देश नंबर 1 पे जाता था। आरएसएस को पूछता ही नहीं है। अगर देश का नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह के इशारे बिना, नड्डा जी का इतना हिम्मत है, आरएसएस का कोई जरूरत नहीं है। अभी मोदी साहब को अभी नागपुर आने का क्यों जरूरत पड़ा? नागपुर अभी क्यों आ रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है, नागपुर में हिंदू मुस्लिम हुआ, पूरे हो रहे हैं इस साल संघ के नहीं, तो आरएसएस नहीं, राखी जी, आरएसएस चाहता है संजय जोशी को, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने का 11 साल बाहर साइड रखा है। संजय जोशी प्रेसिडेंट बन गया, इनका जमीन हिल जाएगा। ये जो ऊपर राम लखन बैठे हैं, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस के दिमाग में संजय जोशी को प्रेसिडेंट करना है। वो समझाने के लिए मोदी साहब आ रहे हैं। मणिपुर चल रहे, उधर नहीं जा रहे। संभल में दंगा हो रहा, उधर नहीं जा रहे। हाथरस नहीं जा रहे। नागपुर में शिवानंद जी ने आज ठान रखी है, वो इसी मत पर अड़े हैं कि ये बैठक 2 लोगों को बदलेगी, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है राखी जी, लिख के देता हूं मैं, शिवानंद जी के पास सारी सूचनाएं हैं। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इनको सारी सूचनाएं दे करके भेजी है, और संजय जोशी जी को बना दिया जाएगा तो जमीन इनके लिए वो तैयार करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसके पास जमीन ही नहीं बची। अरे करो, जो स्वयं जमींदोज हो गए, स्वयं जमींदोज हो गए। आप ये बताइए, कच्चा दीपू आपने दिया, तिब्बत आपने दिया, अक्साई चीन आपने दिया, तवांग का हिस्सा आपने चीन को दिया, देश को काटा और बांटा तो आपने। प्रधानमंत्री जी ने तो देश को जोड़ा है, प्रधानमंत्री जी तो देश का गौरव दुनिया के सामने बढ़ाया है। आप गुपचुप समझौता करते हो। आपने भोपाल कांड कराया, आपने सिखों का नरसंहार कराया, आपने चित्तौनी ब्राह्मणों का नरसंहार कराया, आपने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, आपने पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आपने नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को बढ़ावा दिया। बैठक से 2047 के लिए क्या निकलेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर क्या आएगा? इसके पहले वहां पर कई कार्यक्रम हैं। इसी साल संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। नागपुर में जो हिंसा हुआ वो ऑलरेडी एक चर्चा का विषय है। उन सारे पॉइंट्स पर बात हो सकती है। ये बैठक बहुत खास है, ये मुलाकात खास है, लेकिन यहाँ तो उसका एंगल ही बदल दिया। इन्हें लगता है कि अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर बदल जाएंगे। मोदी जी डर गए, इसलिए भागवत जी करने का आपने दबाने का कोशिश किया। गुजरात से आदमी आरएसएस का चिप बनाने का प्लानिंग हुआ था। ये सब हमको पता है। ठीक है शिवानंद जी, चलिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं कुमार राकेश से इसकी प्रतिक्रिया ले लूं। शिवाजी महाराज का अपमान होता है क्योंकि वो थोड़ा देर से जुड़े थे हमारे साथ, सभी लोगों को भरपूर समय मिला है। छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी।
कूटनीति से। ठीक है शिवानंद जी, कितना- कुमार या राकेश RSS जी, को भी उचित कुमार नहीं राकेश जी, है। सब कुछ ठीक था, मुलाकात के RSS बाद क्या RSS आएगा, जो- क्या शिवानंद रिजल्ट जी, होगा वो हम बोलने देखेंगे, दीजिए। लेकिन यहाँ नहीं, नहीं, कांग्रेस आप बहुत RSS श्योर है, सब शुरू से नहीं, पूरी नहीं, चर्चा में RSS उनको लग रहा आप है RSS संजय जोशी का है, नाम ये आ गया, बीजेपी फिर वो जनता कहते हैं सूची राष्ट्रीय है। अध्यक्ष बदलेगा, पीएम भी बदल जाएंगे। दर्शकों ने समझ लिया। अरे सर जवाब लेने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं इस बताया, आप बात संजय जोशी के आदमी हैं। ये कौन बोल रहा है आप संजय जोशी जी के आदमी हैं। एक मिनट में बता रही सब हूँ लोग शिवानंद जी, जानेंगे। एक सेकंड रुकिए, गौरव जी एक सेकंड रुकिए, कुमार प्राइम राकेश जी मिनिस्टर चेंज कांग्रेस होने कांग्रेस वाले कह रही हैं। है ये दंगे है, 10 साल जो काट किया है कांग्रेस सब ओपन हो अपना जाएगा। अध्यक्ष का नहीं 3 दिन मेरे मालूम, पास दे हमने दो, उनका CBI जो इनकम पूर्व टैक्स अध्यक्ष देखता हूँ। उनका नहीं मालूम। बीजेपी मेरे मित्र ये प्रवक्ता संघ की इतना बात कैसे इतना बोल आप सकते उछल रहे हो, मैं तो मेरे पास confused 3 हूँ दिन उनकी दे दो, बात सुन CBI करके। इनकम टैक्स। उनका कुमार 55 राकेश साल जी, बच्चे शिवानंद तो जी का थे, कहना जो है कि जो उनके बता- कई जो सारे बता- ऐसे बता- लोग हैं जो बता- आरएसएस से बता- जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और कहा बहुत था। उनको ऐसी अरे अंदरूनी चंद्रचूड़ रूप से को- जानकारी चंद्रचूड़ के ऐसी घर मिली पे है वो नरेंद्र कह मोदी रहे जी हैं। गणपति आरती चला गया, महाराष्ट्र का पूरा ठीक है, शिवानंद जी, मैं उद्धव आप ही के ठाकरे सवाल को क्या? पूछ रही हूँ वरिष्ठ पत्रकार से, आंसर तो सुनिए वो क्या उद्धव बोल रहे ठाकरे हैं। चीनी अधिकारियों को सुनेंगे नहीं तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? चल रहा था। राहुल गांधी जी क्यों मिल रहे थे? गलत वो बताइए ना, क्यों मिल रहे थे? चीन के राजदूत के यहाँ चोरी से क्यों गए थे? वो बताइए। ठीक है गौरव जी एक सेकंड, शिवानंद जी शिवानंद जी एक सेकंड, आपने कहा आप इटली की तैयारी करो। शिवानंद जी आपका जो मूल प्रश्न था उसका जवाब वरिष्ठ पत्रकार दे रहे हैं, प्लीज थोड़ा उनको ननिहाल भी बोलने भेजने की दीजिए और तैयारी करो सुनिए, आप। धीरज रखिए अभी सर, कोई बस बहुत देर वैकेंसी हो खाली नहीं है। ठीक है, देश बस में सर आने बस वाले प्लीज अब बच्चों अच्छा को नहीं लग कोई रहा वैकेंसी है ना, खाली किसी नहीं और है। का समय खराब मत करिए, अच्छा नहीं लगता सर, देखिए भरपूर समय दिया मैंने। शिवानंद जी शिवानंद जी एक मोदी साहब मिनट, को हटाना चाहते हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट संजय जोशी बनेगा, फिर देखो। हाँ, तुम अच्छा, लोग जो जिस तरह से जो ठीक कांड है। कर रहे हैं, आरएसएस को तोड़ना, कांग्रेस को तोड़ना, उद्धव ठाकरे जी को तोड़ना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अरे नरेंद्र मोदी जी सर जो इतनी टूटेगा कमजोर उसको है सब क्या? देखेंगे, वो सब चर्चा में इतनी आएगा, हम उस पर बैठेंगे। इतनी कमजोर कुमार है क्या? राकेश जी कुछ कह रहे हैं, शिवानंद जी सुन लीजिए पहले। अभी अरे आप तो संविधान भी लेकर आए हैं, अरे शिवानंद जी अभी संविधान कहाँ गया आरएसएस के बीच में, सर रख दीजिए प्लीज। मस्जिद के नीचे मंदिर कूद रहे थे। अभी आपने हरा किताब उठाया था, अभी लाल किताब उठा लिया। नहीं सुन रहा है, तो गलती से हरी वाली उठा लिया नहीं था है, क्या? जिसका सामान आपके पास सबक है। सिखाया, अभी तो उनको म्यूट कर सकते हो आप। सीखो, अयोध्या में राम सबक सिखा दिया, क्या बात कर रहे कुछ भी हैं? बके जा रहे हैं, अरे कुछ अभी भी तो बके जा हार रहे गया, हैं। हार गया मिल्की कमाल है, आप किसी को आप बोलने लोगों नहीं को कोई देंगे। ताकत ठीक ठीक है नहीं शिवानंद जी को है। प्लीज म्यूट रिकॉर्ड कीजिएगा, तो मैं मेरा बहुत है। कोशिश करती हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना करना पड़े, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। मैं उन्हीं के प्रश्न का जवाब ले रही हूँ वरिष्ठ पत्रकार से, आप सुनिए तो सर। उनके साथी जो नितिन गडकरी को अपमान करना, अब नितिन ये गडकरी जी महाराष्ट्र आ गए। इतना दर्द है शिवानंद जी आपको, समझ रहे हैं? शिवानंद जी एक बहुत मिनट दर्द रुक है जाइए, मुझे। आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, समय हो गया है। हो जाए, हम रेस में फर्स्ट हो जाए। आवाज नहीं यही पहुंच रही है मना क्या रहे मेरी? हैं। आप में चलने की औकात नहीं है। म्यूट करिए इनको, म्यूट करिए इनको। कुमार राकेश जी बोले। आप सवाल बताइए, फिर मैं कुमार राकेश जी क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये जो दौरा है यहाँ से संजय जोशी आएंगे, मोदी जी घबराए हुए हैं, मोदी जी भी बदल जाएंगे, सब लोग बदल जाएंगे, अमित शाह भी चले जाएंगे। देखिए ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भाजपा में ड्यू है ना। ये 4 महीने पहले की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदले जाना तय है, उसमें जो भी इनका संगठन के मामले हैं, सरकार के मामले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे, एक ही बदला जाएगा, ना प्रधानमंत्री बदला जाएगा ना कोई सरकार बदला जाएगा। ये भी हम बात कर लेंगे 30 तारीख के बाद ही शिवानंद जी को प्रशासन में बैठा करके। नंबर 1। नंबर 2, जो भी बदलाव की बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है, ये की बात है, पहले कटे घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुढ़ाने। कांग्रेस पहले अपने को तो ठीक कर रहे, कांग्रेस में कौन क्या है नहीं है, कांग्रेस का इतिहास क्या है, असली कांग्रेस है कि नकली कांग्रेस है, सोनिया कांग्रेस है कि इंदिरा कांग्रेस है कि राहुल कांग्रेस है कि प्रियंका कांग्रेस है। तो ये होता है कि जहाँ बैठे हैं यहाँ एक बात हो सकती है राखी कि शिवानंद जी पहले स्वयं सेवक रहे हों दिग्विजय सिंह की तरह, दिग्विजय की तरह, जिनको कुछ न कुछ बातें लोग बता देते होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ कि ये जो है भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, ये सब जगह झूठ फैला करके आप 90+ सीट हो गए, अगली बार उतने माइनस हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो झूठ सब दिन नहीं चलता, पहले अपने को ठीक कीजिए। यू आर नॉट ऑथराइज टू कमेंट ऑन आरएसएस या बीजेपी या लेफ्ट एंड एनी अदर पार्टी, वट एवर यूर अलाइंस। आपके लोग सुन ही नहीं रहे हैं और आपका केजरीवाल नहीं सुन रहा है। आपने दिल्ली में केजरीवाल को इंडी का गठबंधन बताया, उसके साथ खिलाफ चुनाव लड़ा। हरियाणा में नहीं सुना, हरियाणा में आपने अलग चुनाव। कैसा गठबंधन है ये इंडी और बीडीओ से? जो वट एवर गठबंधन है, इंडिया तो नहीं है, इंडी ही है। एक ये जो लास्ट में अलायंस है,
ठीक जो है, भी बोले चलिए। IND, तो कहने का मतलब है कि ये कोई अथॉरिटी नहीं कमेंट करने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना तय है, उनका चुनाव ड्यू है, उनके अपने कारण है, भाजपा के संघ की अपनी शैली है। और जहां तक है कि संघ और भाजपा का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों की संगठन शैली अलग है, दोनों के लक्ष्य अलग अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो है ठीक है, लक्ष्य है कुमार राकेश जी, ठीक है सर, है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य है। चलिए मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, गौरव जी और शिवानंद जी कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे क्योंकि अब वो इस स्थिति में आ गए थे कि अब सुनना नहीं है, उनकी अपनी एक अलग लाइन चली जा रही थी। खैर, ये मुलाकात एक बहाना है और रिश्तों का ताना बाना लोगों को डराना। एक बात और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण थी और वो ये थी, रिश्ता तो पुराना है, संघ से जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या इस मूल रूप से बैठक से निकल कर आएगा, अध्यक्ष का नाम भी क्या संघ से जुड़ा हुआ होगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।